नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात सीएम नीतीश के अपील की। कोरोना के बढ़ते मामले को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों के नाम चिट्ठी लिखी है। उन्होंने लोगों से सजग और सतर्कता बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने लिखा कि सरकार पूरी तरह से हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन बिना जनता के सहयोग के कोरोना के चेन को तोड़ा नहीं जा सकता। सीएम नीतीश ने लोगों से हर एहतियात अपनाने की अपील की है। और देखिए, चिट्ठी में सीएम नीतीश ने अपील की है कि कोरोना के मामले एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं और इसके लिए सबकी सुरक्षा को लेकर सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। इसी संदर्भ में पत्र आप सबको लिख रहा हूं। इस वैश्विक महामारी से हम सबको मिलकर लड़ना है। कोरोना के खिलाफ अब तक हमने काफी मजबूती से लड़ाई लड़ी, इसलिए हम सभी को बेहद अनुशासित तरीके से निम्नलिखित बातों का कड़ाई से पालन करना होगा। मास्क का उपयोग जरूरी है। घर से बाहर निकलने की स्थिति में सोशल डिस्टेंसिंग यानी 2 गज की दूरी का पालन जरूर करें। साबुन से नियमित हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो बड़ी बातें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। नीतीश की अपील में मास्क के उपयोग को उन्होंने जोर दिया इस पर और कहा कि मास्क का उपयोग जरूरी है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 2 गज की दूरी जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा साबुन से हाथ धोने की बात भी उन्होंने कही कि साबुन से नियमित तरीके से हाथ धोते रहें। सैनिटाइजर के प्रयोग पर भी जोर दिया और कहा कि इसका भी इस्तेमाल करते रहें। और भीड़ भाड़ को लेकर कहा कि किसी भी स्थान पर भीड़ भाड़ इकट्ठा ना करें, भीड़ भाड़ ना करें और अगर जरूरत ना हो तो बाहर ना जाए, अनावश्यक बाहर जाने से बचें। बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों का खास ध्यान रखा जाए। गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोगों का ध्यान रखा जाए, इनको खास जरूरत है इनका ध्यान रखने की। और कोरोना का टीका अवश्य लगाएं। कोरोना के लक्षण महसूस होने पर तुरंत जांच करवाएं। और देखिए, पिछले 5 दिनों के बिहार में संक्रमितों का आंकड़ा देखकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पिछले 5 दिनों में 5000 से ज्यादा संक्रमित मरीज मिले। 3 अप्रैल को देखिए 836 पॉजिटिव मरीज सामने आए। 4 अप्रैल को यह आंकड़ा 864 पहुंच गया। 5 अप्रैल को यह आंकड़ा 900 के पार यानी 935 पहुंच गया। 6 अप्रैल को तो यह आंकड़ा 1000 के पार चला गया। 1080 मरीज 6 अप्रैल को मिले। 7 अप्रैल को यह आंकड़ा देखिए 1500 के पार 1527 पहुंच गया है। बिहार में कुल 5 दिन में 5242 केस मिले। और बिहार में जिस तरह से कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उसी तरह से अस्पताल पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। खासकर पटना एम्स पर अभी सबसे ज्यादा प्रेशर है। यहां बेड से ज्यादा संख्या मरीजों की हो गई है, जबकि एम्स प्रशासन ने 80 से बढ़ाकर 110 बेड की क्षमता कर दी है। बावजूद इसके अभी 116 कोविड के मरीज एम्स में भर्ती कराए गए हैं। अस्पताल प्रबंधन ने सरकार से कहा कि दूसरे अस्पतालों में भी कोविड मरीजों के लिए व्यवस्था की जाए। हमारे सहयोगी अमित कुमार सिंह की यह रिपोर्ट देखिए। बिहार में कोरोना के मरीजों में लगातार इजाफा हो रहा है। इसके चलते कई अस्पतालों में बेड की समस्या हो गई है। हम बात कर रहे हैं पटना एम्स की, जहां बेडों की कुल संख्या 80 है कोरोना मरीजों के लिए, लेकिन यहां बेड से ज्यादा मरीज यहां पहुंच गए हैं, जिसको लेकर एम्स प्रशासन भी काफी परेशान है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एम्स अस्पताल के नोडल ऑफिसर संजीव सिन्हा जी हैं। कोरोना का प्रसार हुआ है, अभी बड़ी संख्या में मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ। हमने बेड, आपने सही बताया, 80 बेड थी, उसको बढ़ा के 110 किया है। 110 के बाद भी हमें इतने मरीज आ रहे हैं कि हम सबको एडमिट नहीं कर पा रहे हैं। और
शहर के दूसरे अस्पतालों में उन्हें भेज रहे हैं, लेकिन कई अस्पतालों में भी बेड नहीं मिल रहे हैं। अमित कुमार सिंह, न्यूज़ 18 एम्स। तो बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले पहले से ही चिंता की वजह सरकार के लिए बनी हुई है। ऊपर से महाराष्ट्र और पंजाब से कई विशेष ट्रेन बिहार के लिए चलाई जाने की घोषणा से भी परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने प्रशासन को बेहद अलर्ट कर दिया है। रेलवे और राज्य सरकार मुकम्मल तैयारी का दावा तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब फिलहाल ना तो रेलवे के पास और ना ही बिहार सरकार के पास। देश भर में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। संक्रमण की रफ्तार बेहद खतरनाक होती जा रही है। बिहार में भी कोविड केस बढ़ता जा रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना विस्फोट हो रहा है, उसने बिहार सरकार की चिंता बढ़ा दी है। दरअसल महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बिहार के लोग रहते हैं। ऐसे में कोविड के बढ़ते केस के बीच लोग अब अपने घर लौटना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है और ऐसी ट्रेनें 7 से 13 अप्रैल के बीच चलाई जा रही हैं। और यही चिंता की वजह है रेलवे प्रशासन के लिए। पंजाब, महाराष्ट्र या वैसे राज्य जहां पे कि अभी कोरोना संक्रमण के केसेस बढ़ गए हैं, वहां से जितने भी यात्री आ रहे हैं, तो उन सबका हम लोग आगमन पर पटना जंक्शन, दानापुर या पाटलिपुत्रा या जो भी कोई स्टेशन हो, वहां पे जो हमारे टीटी हैं उनको हम लोगों ने हैंड हेल्ड थर्मोमीटर दे रखा है। वो यात्रियों का थर्मल स्कैनिंग करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट की टीम वहां पे तैनात की गई है, जहां पे ये लोग रैंडम सैंपलिंग के आधार पर रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करते हैं। दरअसल चिंता की लकीर इसलिए क्योंकि महाराष्ट्र से बिहार आने वाले यात्रियों में कोरोना वायरस फैलने की संभावना ज्यादा हो सकती है। रेलवे स्टेशनों पर जांच की प्रक्रिया रैंडम होती है। पटना रेलवे स्टेशन में हर रोज बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। उनकी जांच भी स्टेशन पर कराई जा रही है, लेकिन कई लोग कोरोना पॉजिटिव भी मिल रहे हैं। न्यूज़ 18 की टीम जब रेलवे स्टेशन में जांच का जायजा ले रही थी, उसी वक्त एक शख्स पॉजिटिव पाया गया। तस्वीर देखिए पटना रेलवे स्टेशन की, जांच की प्रक्रिया भी चल रही है और रेलवे के जो जवान है वो भी बेहद मुस्तैद हैं। तो जाहिर सी बात है, मुस्तैदी ही इस वक्त कोरोना के बचाव के लिए सबसे बड़ा कारगर उपाय है। क्या कुछ चल रहा है आज? यहाँ पे सर एंटीजन टेस्ट चल रहा है। कोविड का एंटीजन टेस्ट हो रहा है। अभी तक पाँच केस पॉजिटिव निकला है। 5 पॉजिटिव निकल गए जी, अभी 5 पॉजिटिव निकला हुआ है। जिस पॉजिटिव जिनका निकला है वो कहाँ पे उनको भेजा जा रहा है? पॉजिटिव निकल रहे हैं, यहाँ तो 3 टीटी ही निकले हैं जो यहाँ के स्टाफ है। तो वो लोग बोले हम होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, तो उनको भेजा गया है। लेकिन 2 आदमी थे, एक आदमी को हम लोग अशोका भिजवाए हैं और एक आदमी भी बैठे हुए हैं। इनके लिए गाड़ी का फोन कर रहे हैं, उनको भिजवाने का इंतजाम कर रहे हैं। अच्छा, वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं? पॉजिटिव निकले हुए हैं। देखिए हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक शख्स है वो जो व्हाइट शर्ट पहने हुए, वो कोरोना पॉजिटिव निकल गए हैं। बिहार सरकार ने कई एहतियातन कदम उठाए जरूर हैं। राजधानी की ही बात करें तो कई जगहों पर कोरोना मरीजों के लिए आइसोलेशन सेंटर बनाए गए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या और न बढ़े, इसके लिए कई कदम उठाने के साथ ही बेहतर व्यवस्था का दावा भी किया जा रहा है। लेकिन बाहर से बिहार आने वाले यात्रियों की वजह से प्रशासन के लिए हालात से निपटने की चुनौती भी बड़ी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच पटना में रह रहे बाहरी मजदूर अपने घर वापस लौट रहे हैं। दानापुर जंक्शन पर ट्रेन में चढ़ने से पहले सभी यात्रियों की कोरोना जांच की जा रही है। देखिए हमारे सहयोगी रवि नारायण की रिपोर्ट। वैसे बहुत सारे मजदूर जो यहाँ पर पटना में और बिहार में काम कर रहे थे वो वापस जा रहे हैं। बहुत ऐसे मजदूर जो काम चाहिए वो यहाँ से बिहार से बाहर जा रहे हैं। वैसे लोगों की लंबी कतार जो है वो दानापुर जंक्शन पर ये लगी हुई है। और ये ज़रा देखिए कि जो लोग यहाँ पे एक कतार में लग रहे हैं, उनका नाम और उनका एड्रेस, उनका फ़ोन नंबर लिखा जा रहा है और उसके बाद यहाँ पे उसे कोविड टेस्ट भी किया जा रहा है कि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए ये सतर्कता बढ़ती जा रही है। और ये ज़रा देखिए कि यहाँ पे हर एक व्यक्ति की टेस्ट जो है वो यहाँ पे की जा रही है। तो यहाँ पे देखिए कि जो काम के लिए बाहर भी जा रहे हैं, कुछ लोग वापस लौट रहे हैं और यहाँ पे लगातार यहाँ पे टेस्टें जारी है। मैडम, जो लोग बाहर जा रहे हैं क्या यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है? क्या बोले सर, हम क्या जो प्रोसेस है हम लोग जांच करके यहाँ पर बताया जा रहा है। एंटीजन, आरपीसीटी दोनों टेस्ट लिया जा रहा है।
कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते नवादा व्यवहार न्यायालय में सभी काम वर्चुअल तरीके से होंगे। पटना हाईकोर्ट के निर्देश के बाद यह फैसला हुआ है। आपको बता दें कि नवादा जिला कोर्ट के जज भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। ये ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना के आदेशानुसार यह सिविल कोर्ट नवादा वर्चुअल कोर्ट चलेगा टिल फर्दर ऑर्डर। 8 तारीख से वर्चुअल कोर्ट होगा टिल फर्दर ऑर्डर। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच बिहार से मजदूर लगातार पलायन कर रहे हैं। पूर्णिया में तमिलनाडु, केरल, पंजाब समेत कई राज्यों से बसें आती हैं और यहां के मजदूरों को लेकर जाती हैं। इस दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन नहीं होता है। मजदूरों का कहना है कि रोजगार की तलाश में वो घर छोड़ने को मजबूर हैं। परमिट है सर, टूरिस्ट परमिट है इसका, जो है कि लेबर परमिट नहीं है। जो लेबर लेके गाड़ी जा रहा है उसका परमिट नहीं था। एक बस में लोग 40 साल ये सर तमिलनाडु से बस आ रही है। तमिलनाडु से? हाँ, तमिलनाडु से बस आ रही है और तमिलनाडु वापस जा रही है। अभी पैसेंजर कहाँ के बैठे हैं गाड़ी में? पैसेंजर बैठा है यहीं पूर्णिया जिला का श्रीनगर। ये लोग कहाँ के पैसेंजर है, कहाँ जाएंगे ये लोग? सभी लोग तमिलनाडु जाएंगे। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर पक्ष विपक्ष में सियासी घमासान जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कल पीसी कर जहां सीएम नीतीश पर जातिवादी राजनीति करने और जाति के आधार पर अपराधियों को बचाने का आरोप लगाया, तो जेडीयू ने कहा कि अपराधी कोई हो, सीएम नीतीश कुमार किसी को नहीं बख्शते हैं। अब नीतीश कुमार जी का वर्किंग जो स्टाइल रह गया है, भले ही चोर दरवाजे से मुख्यमंत्री बने हों, लेकिन एक ही जात के और एक ही जिला तक वो सिमट करके रह गए। अब नीतीश कुमार जी से अगर पूछा जाए कि उन्हीं के जातीय और उन्हीं के जिला के कितने पुलिस महकमे में, चाहे सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हो या हेडक्वार्टर्स में, कितने उन्हीं की जाति के लोग हैं, कोई कार्रवाई जो है मुख्यमंत्री नहीं करते हैं। अगर अपराधी अपराध करता है तो ये नीतीश कुमार जी का राज है, ना कि लालू राबड़ी का राज है, जो 15 साल का आतंक आप लोग भी देखे हैं। हमसे ज्यादा, हम लोग से ज्यादा मीडिया वाला को मालूम होगा। पाताल में भी अगर अपराधी रहेगा तो उसको खोज निकाला जाएगा। मधुबनी के बेनीपट्टी के महमदपुर में हुआ खूनी संघर्ष आपसी वर्चस्व और अदावत का नतीजा है। वारदात को कुछ सियासतदानों की ओर से जातीय रंग देने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन ग्राउंड जीरो पर पहुंचा न्यूज 18 आपको बताएगा कि इस खूनी संघर्ष में जातीय समीकरण की कहानी बिल्कुल फर्जी है, गलत है। जाति की जहरीली हवा के और सियासी रुख करने की जो कोशिश हो रही है वो क्यों बेबुनियाद है, देखिए हमारे इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। होली के दिन मधुबनी के महमदपुर गांव में खूनी संघर्ष की वो तस्वीर सामने आई जो मिथिला की धरती पर आज तक किसी ने नहीं देखा। एक साथ एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद जहां पुलिस और प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसे जातीय संघर्ष बनाने की भी कोशिश हो रही है। एक एक कर सभी राजनीतिक दल के नेताओं के महमदपुर पहुंचने और सियासी बयानों से हत्याकांड की धार को जातीय रंग देना भी शुरू हो चुका है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि कैसे इस खूनी संघर्ष का जातीय वर्चस्व से कोई लेना देना नहीं। दरअसल महमदपुर कांड में कुल 35 नामजद आरोपी बनाए गए। इन आरोपियों में 18 ब्राह्मण जाति से तो 13 राजपूत जाति से, जबकि एक आरोपी अति पिछड़ा वर्ग से है तो 2 अनुसूचित जाति से। बुधवार को जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई उनमें एक राजपूत, एक धोबी, जबकि मुख्य आरोपी प्रवीण झा सहित 2 ब्राह्मण जाति से ताल्लुक रखते हैं। खूनी संघर्ष में अपने 3 बेटों को खोने वाले रिटायर्ड फौजी सुरेंद्र सिंह मानते हैं कि इस घटना से किसी जातीय संघर्ष का कोई लेना देना नहीं। गांव में आज तक जाति के नाम पर कभी कोई संघर्ष नहीं हुआ। जी, मैं तो जाति रंग नहीं देता हूं इस चीज को। यहाँ पर कोई जाति रंग देने की जरूरी नहीं है।
फौजी आदमी न कभी जात में गया है न पात में गया है। विभिन्न जाति के लोग इसमें हैं। इसमें विभिन्न जाति के लोग अपना अपना जो है सो राजनीति कर रहे हैं। मुझे उससे भी कोई लेना देना नहीं है। हम लोग तो उस माहौल में रहे हैं जो जात पात न पूछे कोई, हरि के भजे सो हरि के होई। आज हरि जो है सो आज हंसोत दिया, पूरे परिवार को सन्नाटा करके जो है सो चल दिया। बड़े बड़े उग्रवादी से मैं टकराया। आज मैं सीमा पर मरा रहता तो मुझे भी वीर गति प्राप्त होता। होली के दिन हुए इस हत्याकांड का जिक्र करते हुए मेहमदपुर गांव के लोग बताते हैं कि यदि जाति संघर्ष होता तो आरोपियों की जाति अलग अलग क्यों होती। अगर ये जातीय मामला होता तो उन्हीं के समुदाय के लोगों ने कैसे थाना में केस किया है। ये शुद्ध रूप से अपराधी हैं, जिसके वजह से इनका मन इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक हम लोगों के बीच में बहुत बड़े मछली व्यवसायी की हत्या हुई। उनके पूरे परिवार को उजाड़ दिया इन लोगों ने। वैसे बेनीपट्टी का मेहमदपुर गांव इन दिनों सियासी दलों का पर्यटन स्थल बन चुका है। जाहिर तौर पर इसके पीछे की वजह जातीय समीकरण ही है। हर कोई जातिगत बात भले ही खुले तौर पर नहीं करता, लेकिन हत्याकांड को जाति की हवा देने की कोशिश जरूर की जाती है। देखिए, इसमें कोई जातीय रंग नहीं है। यहाँ पर कहीं जात पात नहीं है। मधुबनी में हमारे जिस समाज की बात आप कर रहे हैं, राजपूत समाज के लोग, यहाँ क्या स्थिति है उनकी स्थिति देखिए ना। उनकी स्थिति बहुत ही नग्न है। मधुबनी के बेनीपट्टी में हुए नरसंहार की हर कोई कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। ऐसी घटनाएं किसी भी समाज के लिए बेहद शर्मनाक है। ऐसे में जरूरत है कि लोग ऐसी हिंसक वारदातों की कड़ाई से कार्रवाई को लेकर आवाज उठाएं, वरना किसी भी घटना को राजनीतिक स्वार्थ के लिए जातिगत रंग देना समाज के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मधुबनी से न्यूज़ 18 के लिए रवि एस नारायण की रिपोर्ट। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की बदौलत जेडीयू पार्टी संगठन में जान फूंकने के लिए मकसद से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा और मंत्री जयंत राज 2 दिवसीय दौरे पर बांका पहुंचे। दोनों नेताओं ने शंभुगंज, अमरपुर और बांका में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से सरकार के कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की अपील की। हम आपके बीच में आए हैं अभी, कैसे हमारा संगठन मजबूत हो, इस पर हम चर्चा करने के लिए। आपने कुछ कहा, आपकी भावना को जानने आए हैं। लोगों में जमीनी हकीकत देखने के लिए आए हैं, उसको जानने के लिए आए हैं कि लोगों में चर्चाएं क्या है। आशा और विश्वास आप लोगों को दिलाता हूँ कि अमरपुर विधानसभा विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। खास करके हमें बिहार सरकार में मंत्री बनने का मौका मिला है। बिहार का प्रतिष्ठित और यूनेस्को की हेरिटेज बिल्डिंग पटना की खुदाबख्श लाइब्रेरी के टूटने का खतरा मंडराने लगा है। दरअसल सरकार अशोक राजपथ को जाम से राहत दिलाने के लिए पटना के गांधी मैदान के कारगिल चौक से साइंस कॉलेज तक एक फ्लाईओवर का निर्माण करने जा रही है और इसके लिए खुदाबख्श लाइब्रेरी के लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम को तोड़ना पड़ेगा। सरकार के इस फैसले से खुदाबख्श लाइब्रेरी प्रशासन और साहित्य प्रेमी नाराज हैं। सबने सरकार से लाइब्रेरी को बचाने की गुहार लगाई है। इतिहास के पन्नों को अपने में समेटे ये है पटना की खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी। कभी इस लाइब्रेरी में महात्मा गांधी और राजेंद्र प्रसाद जैसी देश की बड़ी हस्तियों ने अपने कदम रखे। जिस खुदाबख्श लाइब्रेरी को यूनेस्को ने हेरिटेज बिल्डिंग घोषित कर रखा है, उस धरोहर पर खतरा मंडरा रहा है। खुदाबख्श लाइब्रेरी पर टूटने का खतरा बन रहा है। यही खुदाबख्श लाइब्रेरी का जो आपको हम दिखाएं कि लॉर्ड कर्जन हॉल है, ये आप सामने देख पा रहे होंगे। ये लॉर्ड कर्जन जो हॉल है, इसी को कहीं ना कहीं टूटने का खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि जो फ्लाईओवर निर्माण हो रहा है उसके पिलर के चलते ये जो पूरा जो एरिया है वो प्रभावित होने के कगार पर है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर समेत कई साहित्यिक प्रेमियों ने इसका विरोध किया है।
Our request is just to save this cultural heritage and heritage building. Otherwise, ये पुल के नीचे आ जाने से लाइब्रेरी की एक अगली सी पोजीशन हो जाएगी। लाइब्रेरी का एक कर्जन हॉल है, उसको तोड़ करके वहाँ पर पाया बनेगा। हम इसके लिए तैयार बिल्कुल नहीं हैं। खुदाबख्श खान लाइब्रेरी पटना की आन बान और शान है। खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर ने फ्लाईओवर निर्माण के लिए वैकल्पिक रास्ता सुझाया है, जिसके मुताबिक पहला रास्ता कारगिल चौक से कलेक्ट्रेट होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे तक, दूसरा रास्ता कारगिल चौक से बीएन कॉलेज होते हुए गंगा एक्सप्रेसवे तक, तीसरा रास्ता कारगिल चौक से पीएमसीएच होते हुए साइंस कॉलेज तक पहुंचने का है। इनमें किसी एक विकल्प को चुनकर खुदाबख्श लाइब्रेरी को बचाया जा सकता है। हालांकि पटना के जिलाधिकारी का कहना है कि इस निर्माण से मेन बिल्डिंग को कोई नुकसान नहीं होगा। लॉर्ड कर्जन रीडिंग रूम को वहां से हटाकर उसी कैंपस में किसी दूसरी जगह बनाया जा सकता है। वो मेन बिल्डिंग से अलग है, तो वो पोर्शन आ रहा है लगभग हमको लगता है 1/3, तो जिसके कारण वो हॉल जो है वो अलाइनमेंट में आने के कारण उसको जो है रिमूव करने की बात थी, और उसी तरह का उसी आर्किटेक्चर का उसको उसी कैंपस में बनाने की भी बात है, जो पुल निर्माण निगम उसके लिए तैयार है। पटना के डीएम भले ही यह कह रहे हों कि इस निर्माण से लाइब्रेरी को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा, साहित्य प्रेमी सरकार के कदम को राष्ट्रीय धरोहर पर चोट से जोड़कर देख रहे हैं। इसी को लेकर जो खुदाबख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर हैं या फिर जो साहित्य से जुड़े हुए लोग हैं, उन्होंने आवेदन दिया है सरकार को भी, पुल निर्माण निगम को भी और पटना के डीएम को भी कि जो अल्टरनेटिव्स हैं उस पर काम किया जाए। इसके बजाय अल्टरनेटिव रास्ते का इस्तेमाल करते हुए इस पुल को निकाला जाए, ताकि ये जो हेरिटेज बिल्डिंग है ये टूटे नहीं। साकेत कुमार, न्यूज़ 18 पटना। जमुई मंडल कारा में बंद एक विचाराधीन कैदी प्रमोद कुमार सुमन की मौत इलाज के दौरान सदर अस्पताल में हो गई। मौत के बाद परिजनों ने इलाज में कोताही बरतने का आरोप जेल प्रशासन पर लगाया। जानकारी के मुताबिक जमुई जिले के सदर अनुमंडल इलाके के झाझा प्रखंड के सिमुलतला के रहने वाला प्रमोद कुमार सुमन चेक बाउंस के मामले में गिरफ्तार होकर जेल भेजा गया था। बुधवार की शाम तबियत बिगड़ने के बाद जेल से कैदी वार्ड में उसे भर्ती कराया गया था। मृतक कैदी प्रमोद कुमार सुमन कौशल युवा केंद्र का संचालक था। इसमें जेल की लापरवाही है, साफ साफ है। क्या मांगे नहीं गया है। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे भी खुद सदमा में क्या मांगे